हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ रिवीजन सीरीज जो 10th क्लास आईसीएसई की चल रही है और हम पहुंच गए हैं लास्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 12 रेडियो एक्टिविटी। जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं एंड किसी को भी देखना हो मैंने ये प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज देख सकते हैं। राइट, हम पहुंच गए लास्ट चैप्टर तक एंड रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली चीज़ हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। सब ध्यान देंगे एक चीज़ पे, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है, एंड आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फटाफट से कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पहली चीज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। आप लोगों को ये बात पता है कि जो भी हमारे एलिमेंट है उनका बेसिक फंडामेंटल जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एटम है एंड एटम में बीच में होता है न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड बाहर होते हैं इसके ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में सर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, आपको जितने भी होते होंगे जैसे भी आपने पढ़े होंगे, राइट। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं सर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है एंड सर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है एंड सर न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है, तभी उसका नाम न्यूट्रॉन है। एंड कुछ चीज़ें आपको पता है, जैसे कि अगर मुझे कोई भी मैं एलिमेंट लिखता हूं, मान लो Na, ऊपर लिखता हूं 23, नीचे लिखता हूं 11। सो इसका मतलब क्या होता है सर? ऊपर सबस्क्रिप्ट ऊपर वाली सुपरस्क्रिप्ट और नीचे वाली सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है? 23 डिनोट करता है मास नंबर। 23 डिनोट करता है मास नंबर। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहां आप ये चीज ध्यान रखेंगे। कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन को साथ में न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। साथ में क्या बोला जा रहा है? न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये साथ में न्यूक्लियॉन्स है, इसको मास नंबर बोला है। एंड सर जो नीचे 11 लिखा है ये क्या है? ये इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, और ये होता है सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन समझ आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स भी समझ आ गया, जो मास नंबर होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है। अब नेक्स्ट चीज हमें इसमें क्या देखनी है, सब ध्यान देंगे। सर हमें समझ आ गया है। एंड आगे से अगर आपको कोई भी ऐसी सबस्क्रिप्ट देगा ना, मान लो ये कोई m नाम का एलिमेंट है एंड ऊपर दे रखा है इसमें m और नीचे दे रखा है z, इसको m मत लो, फिर इसको कुछ और ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम p ले लेते हैं। तो जो m और z है क्या क्या डिनोट करते हैं आपको पता है? m मास नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, एंड z है एटॉमिक नंबर विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर आगे से आपको कोई भी आपको दे दे एग्जाम्पल, आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दे दे, तो आप बता सकते हो। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है, क्या पूछेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दो, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दो, तो आपको सारी वैल्यूज है। आई होप आप ये कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे नियॉन है एंड इसको 22 मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है सर? ये नीचे वाला नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है सर? न्यूट्रॉन तो दे नहीं रखा, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम दे रखा है, कितना? 22। इसमें से 10 तो क्या है? प्रोटॉन है। बचे कितने न्यूट्रॉन? 12, 12 न्यूट्रॉन्स बचे, खत्म, ठीक है। ऐसे करके आप बता दोगे। एंड आई होप आपको आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, क्या क्या होते हैं, किस में कौन सी चीज़ सेम रहती है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लेगा आपको, कौन सा भी 2 न्यूट्रॉन सेम है, 2 प्रोटॉन सेम इक्वल है, दोनों के मास नंबर इक्वल है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये आप लोग याद करके जाना, ये याद करने वाली चीज़ है, राइट। अब आते हैं हमारे चैप्टर की बेसिक चीज़ में। सर हमें पता चल गया, बट हम इस चैप्टर में बात करेंगे किसकी? सिर्फ न्यूक्लियस की, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। हम सिर्फ इस न्यूक्लियस की बात करने जा रहे हैं जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिविटी। देखा, आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा है, आप लोग जब बॉन्ड्स बनाते हो आयोनिक कोवेलेंट, तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कभी ट्रांसफर हो जाता है, ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन कभी शेयर कर लेते हैं दूसरे एलिमेंट के ऑर्बिट से, राइट। तो उसमें ये जो सारी चीजें हो रही है ये बाहर आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। कभी भी हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि प्रोटॉन मिक्स हो रहा है किसी दूसरे प्रोटॉन के साथ, राइट, कि ये न्यूक्लियस किसी दूसरे न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट कर रहा है। हम यूजुअली क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियस की बाहर वाली चीजें, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है अंदर टाइटली बाइंड है,
क्यों बाइंड है? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। ये न्यूक्लियर फोर्स इसको बाउंडेड रखता है इन सबको, तो हम ये चीजें नहीं पढ़ते हैं। बट रेडियो एक्टिविटी बोलता है कि कभी कभी ये जो आपका न्यूक्लियस है ना, आपको दिख रहा है, मैंने बाहर का ऑर्बिट हटा दिया है, तभी इसको न्यूक्लियर फिनोमेना बोलते हैं। न्यूक्लियस है ये कभी कभी ना अनस्टेबल होता है। सर अनस्टेबल क्यों होगा? इसका भी रीजन है, ठीक है, बहुत ही डीप रीजन है इसका, राइट। अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूक्लियस के अंदर भी शेल्स होते हैं, राइट। बट फिलहाल के लिए आप लोगों को ये समझना है, आप लोगों को इतना डेप्थ में कोई भी नहीं पूछने वाला है, आपको ये समझना है कि न्यूक्लियस के अंदर अनस्टेबिलिटी होती है कभी कभी, ठीक है। कुछ कुछ एलिमेंट्स में अनस्टेबिलिटी होती है जिनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कभी कभी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो डिस्टर्ब्ड रहता है, जो एनपी रेशियो है वो डिस्टर्ब्ड रहता है, ये ज्यादा रहता है, तो उस केस में हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल रहता है। इसकी वजह से न्यूक्लियस क्या करता है? अपने अंदर से कुछ रेज निकालता है। क्या बताया मैंने? अपने अंदर से कुछ रेज निकालता है। न्यूक्लियस को अपने अंदर से कुछ रेज निकालनी पड़ती है, ठीक है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। इसी फिनोमेना को क्या बोला गया है? रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब सर जो ये रेज आ रही है, हमें पता चल गया सर बहुत ही इजी है सर, न्यूक्लियस आपने बताया कुछ रीजन की वजह से अनस्टेबल हो जाता है कभी कभी, जिसकी वजह से वो ना रेज एमिट करता है स्टेबल बनने के लिए, तो इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी बोला है। एंड जो बाहर रेज निकलती है उसको हम स्टडी करेंगे, उस रेस को स्टडी करेंगे क्या निकलती है। एंड ये न्यूक्लियस का फिनोमेना है सर, तभी इसको न्यूक्लियर फिनोमेना बोला गया है। अनस्टेबिलिटी क्यों है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो सर डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी। नाउ नेक्स्ट, जो न्यूक्लियस से रेज आ रही है, अब इतना हमें क्लियर है सर, रेज आती है, तो हमें स्टडी से पता चला कि ये 3 टाइप की रेज है जो हम अब बात करने वाले हैं, अल्फा बीटा गामा। ध्यान से सुनिएगा सब, 3 टाइप की रेस है सर। पहली है अल्फा, दूसरी बीटा, तीसरी गामा। मैं अगर लिखूं भी तो अल्फा, बीटा एंड गामा। अब ये रेस का पता कैसे चला? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लाए, ठीक है, कभी इनको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए, कभी मैग्नेटिक फील्ड में ले गए, तो हमें पता चल रहा था ये कैसा पार्टिकल्स हैं। इसके बीच में तो बहुत स्टडी हुई है, ठीक है, तो हमें पता चल रहा है अल्फा बीटा गामा हम कैसे पता करेंगे। बट ये होते क्या है, हमें अभी हमारा मेन मोटिव वो है, ढंग से सुनना। पहले मैं अल्फा की बात कर रहा हूँ। अल्फा एक ऐसा पार्टिकल था जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स थे 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स थे अल्फा पार्टिकल में। तो जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, ढंग से सुनना, अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो ये तो अल्फा है, ऊपर क्या आता है? ऊपर वाली स्क्रिप्ट में मैंने बताया था, ये भूल गए क्या? ये ऊपर मास नंबर आता है सर, नीचे एटॉमिक नंबर। तो अल्फा पार्टिकल का मास नंबर कितना हो? सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, मतलब 4 सर। नीचे एटॉमिक नंबर कितना हो अल्फा पार्टिकल का? सर 2। तो ये क्या हो गया मेरा अल्फा पार्टिकल। ऊपर 4 नीचे 2, कैसे कैसे लिखा? क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से बना हुआ है। एंड ये एक अल्फा पार्टिकल है जो कभी कभी एमिट हो जाता है। कहां से? न्यूक्लियस से, जिसको हम अल्फा एमिशन के नाम से जानते हैं। अब जो ये अल्फा पार्टिकल है, इसकी आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी, ठीक है। उससे पहले मान लो कोई हमारे पास x नाम का एलिमेंट है, इसमें 90 मास नंबर रहा होगा, मतलब सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एंड 40 एटॉमिक नंबर रहा होगा इसका, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपने क्या किया? इससे एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल निकल गया भाई। अल्फा पार्टिकल आपको पता है 4-2 होता है। अब जो इसका मास नंबर है वो तो 4 से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन चले गए ना, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन चले गए, तो 4 से डिक्रीज सर 90 था, तो 2 प्रोटॉन गए 2 न्यूट्रॉन गए, तो सर 86 हो जाएगा। एंड एटॉमिक नंबर सिर्फ 2 से डिक्रीज होगा, क्योंकि सर एटॉमिक नंबर डिनोट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन सिर्फ 2 भागे हैं, तो 38। तो ये आ गया आपका डॉटर। ये पेरेंट था, ये डॉटर था। ये पेरेंट न्यूक्लियस था, ये डॉटर न्यूक्लियस था। कभी कभी आपसे पूछ लेगा डॉटर न्यूक्लियस क्या होता है, पेरेंट न्यूक्लियस होता कुछ नहीं है। पेरेंट न्यूक्लियस वो होता है जिसका डिके हो गया है, डॉटर जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है हमारे पास, ठीक है। एंड साथ में क्या निकला है? अल्फा निकला है, राइट। तो
इसको हम डिनोट कैसे कर रहे हैं, जो मास नंबर है वो तो 4 से डिक्रीज हो रहा है और एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो रहा है। आप इसको याद भी कर सकते हैं। बाकी आपको पता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, ये जब निकलेंगे तो मास नंबर 4 से ही डिक्रीज होगा और एटॉमिक नंबर 2 से। ठीक है, अल्फा अब जो एमिशन है तो ये आपको पता है, ये अल्फा जो पार्टिकल है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। पहली चीज, कितना चार्ज? पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव है सर? आपको इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी। इसमें 2 प्रोटॉन्स है, मतलब +2 ही चार्ज है इसमें। न्यूट्रॉन का तो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है चार्ज को लेके, सिर्फ प्रोटॉन का है। एक प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है? +1 ही। 2 प्रोटॉन का +2 ही नहीं हो गया, राइट। इन अल्फा को ही आप हीलियम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, क्योंकि यार अगर आप देखोगे हीलियम न्यूक्लियस में भी 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा सर अल्फा समझ आ गया। अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर, आयनाइजिंग पावर, ये सब आप लोग देखेंगे। इसका यूज ये आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बीटा। ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बीटा एमिशन। अब क्या हो रहा है बीटा एमिशन में, सब ध्यान देना। मान लो आपके पास एक न्यूक्लियस है, कभी नहीं भूलोगे, सब ध्यान देंगे। इसके पास क्या है? 11 न्यूट्रॉन्स है और 13 प्रोटॉन्स है मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो इसका आप बता सकते हैं मास नंबर कितना है? सर मास नंबर तो बहुत इजी होता है सर, ये कौन सा क्वेश्चन है? 11 + 13 24। सर एटॉमिक नंबर? सर एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं, तो Z क्या हो गया? 13। ये इनिशियल कंडीशन थी। अब क्या हुआ इसके साथ, मैजिक क्या हुआ? इसमें से एक न्यूट्रॉन ना, ढंग से सुनना, इसमें से एक न्यूट्रॉन मेरा कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। अरे वाह, एक न्यूट्रॉन ट्रांसफर हो गया, कन्वर्ट हो गया एक प्रोटॉन और एक किस में? इलेक्ट्रॉन में। तो मेरे पास 10 न्यूट्रॉन्स थे ना, तो उसको 11 न्यूट्रॉन तो 10 न्यूट्रॉन बन जाएगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। और प्रोटॉन तो सेम रहेंगे मुझ पे 13, राइट। प्रोटॉन सेम रहेंगे मुझ पे 13। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने रहे इसमें? सर 10 न्यूट्रॉन + 13 प्रोटॉन सर, प्लस एक प्रोटॉन जो बना है, तो टोटल कितना आ गया? 13 + 10 23 24 आ गया। सो मास नंबर पे तो कोई भी चेंज नहीं आया, बट सर एटॉमिक नंबर यहां पे पहले 13 प्रोटॉन्स थे, बट एक प्रोटॉन जो नया बना है, अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 14 हो गया। तो मास नंबर देखो, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया, मास नंबर तो सेम है। और जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना है, ध्यान देना, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बना कैसे? सर ये हुआ था इसके अंदर, सर एक प्रोटॉन ना बेचारा, एक न्यूट्रॉन ना, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज हुआ। सर जो प्रोटॉन बना उसने तो प्रोटॉन का नंबर 1 बढ़ा दिया और मास नंबर को कांस्टेंट रखा, बट एक इलेक्ट्रॉन जो बना ये न्यूक्लियस के अंदर रह नहीं पाएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है, जिसको हम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसी को बोला जाता है बीटा पार्टिकल। तभी कभी कभी बीटा पार्टिकल को एक इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। आई होप आपको इस चीज समझ आई होगी। क्या करा है इसमें मैंने, हमेशा याद रखना, बीटा डिके में क्या हो रहा है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज हो रहा है, इसी वजह से एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, मास नंबर कांस्टेंट रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन बनता है न्यूक्लियस के अंदर वो बाहर रिजेक्ट हो जाता है, जिसको हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं। तभी अगर आपसे ऐसे कोई पूछेगा, एक एक्स था, ऊपर 50 है, नीचे 25 है मास नंबर और एटॉमिक नंबर, और इससे एक बीटा पार्टिकल निकल गया, सर इसमें सर मास नंबर का कोई चेंज नहीं होगा, मास नंबर तो सर 50 रहेगा, पर एटॉमिक नंबर सर एक बढ़ जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन बना है, तो एक प्रोटॉन बना है तो 26 हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उसी को तो बीटा पार्टिकल बोला है। समझ आया? और बीटा पार्टिकल क्या चार्ज होगा बीटा पार्टिकल का? सर बीटा पार्टिकल का चार्ज, सर वो इलेक्ट्रॉन है, सो सर -e चार्ज होगा सर, और ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अल्फा और बीटा मिशन आपको समझ आया। बीटा का चार्ज -e है, और अल्फा का कितना था? उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन थे, न्यूट्रॉन का तो कुछ नहीं होता चार्ज, तो 2 प्रोटॉन के लिए +2e चार्ज, और उसकी पेनिट्रेटिंग, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर, आयनाइजेशन पावर, ये सब आपको पढ़नी पड़ेगी, यूजेस, ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सर तीसरा जो है ना हमारे पास चीज़, वो गामा है सर। अब गामा के बारे में आपको खास कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि गामा एक पार्टिकल नहीं है, गामा एक रे है,
और ना इस पे कोई मास है, ना कोई पार्टिकल छुपा है, और इसके निकलने से एक जो न्यूक्लियस होता है ना, एक न्यूक्लियस होता है, उस इसके निकलने से न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आता। मान लो एक्स था 50-25, इस गामा पार्ट रे निकली है, ठीक है, तो एक्स 50-25 ही रहेगा। इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इन डेप्थ बात हो सकती है, बट फिलहाल के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यही सबसे एग्जैक्ट चीज़ है। हाँ, गामा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे मैक्सिमम है और आयनाइजेशन पावर सबसे कम है, ठीक है। तो गामा भी समझ आ गया, अल्फा बीटा गामा सर तीनों आसानी से समझ आ गए। और सर इनके प्रॉपर्टीज़ और यूज़ तो आप पढ़ोगे खुद, बुक में दिया है, जो बुक में दिया है प्रॉपर्टी और यूज़, उसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ोगे। राइट। क्वेश्चन कैसे आता है आपके उसमें, क्वेश्चन आप पे ये आ जाएगा, एक एक्स पार्टिकल था, इसमें 96 था, ये 40 था, एक अल्फा निकल गया, तो बताओ एक्स क्या हो जाएगा। सर बहुत ईजी है, ऊपर मास नंबर 4 से कम और ये 38 2 से कम। ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं। पूछ लेगा न्यूक्लियर फिनोमेना जो है ये अल्फा बीटा गामा वाला, वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट और शेल में डिपेंड करेगा, नहीं यार, वो न्यूक्लियर फिनोमेना है तो न्यूक्लियस के ही पे डिपेंड करता है, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स में ही डिपेंड करता है, बाहर इलेक्ट्रॉन से उसका कोई मतलब नहीं है। राइट। पूछ लेगा क्यों करता है ये रेडियो एक्टिविटी के अल्फा बीटा गामा क्यों आ रहे हैं बाहर, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। एंड दूसरी चीज़ क्या है, ढंग से सुनेंगे सब, यहाँ पे अल्फा बीटा पार्टिकल है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, आपने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब जो अल्फा है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव की साइड, जो बीटा कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की साइड, और गामा सीधा निकल जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं, सर ये पॉजिटिव क्यों गया, नेगेटिव क्यों गया, ये आपको इनका चार्ज बता देगा। हमेशा नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव वाला। पर अल्फा को यहाँ जाने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, बीटा तो बेचारा एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ छोटा सा, एंड अल्फा क्या है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, बहुत ही हैवी पार्टिकल है इन कंपैरिजन विद बीटा, तभी इसको टाइम लगता है बेंड। तभी आप देखोगे कभी बेंड अल्फा का ऐसा है और बीटा का ऐसा है। राइट। अब दूसरी चीज, आपके पास कभी कभी ये मैग्नेटिक फील्ड में भी दे देता है, अल्फा बीटा और गामा निकल रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। इसमें क्या कौन सा यूज करोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप यूज करोगे। राइट। सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में कैसे आप यूज करोगे, एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं कैसे आप यूज करोगे। सर जब अल्फा जाएगा, ठीक है, अल्फा ऊपर जा रहा है तो करंट भी ऊपर, एफ बी आई, तो आई ऊपर। सर मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है, नॉर्थ से साउथ, राइट, अल्फा तो ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, राइट, एफ बी आई होता है ना, एफ बी आई, तो बी की तरफ मैंने ये रखा, आई को ऊपर रखा, तो अल्फा पार्टिकल अंदर जा देगा स्क्रीन के इनटू, और जो अल्फा होता है आप बीटा को उसको अपोजिट कर सकते हो क्योंकि वो नेगेटिव पार्टिकल है, उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। उसमें करंट जैसे बीटा ऊपर जा रहा है, करंट नीचे जाएगा क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल के नेगेटिव चार्ज के अगेंस्ट जाता है करंट, ठीक है, और गामा तो अनडिविएटेड निकलेगा। ठीक है, ये था आपका रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस में ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इसमें पढ़ने वाला नहीं है, और जो यूजेस, आयनाइजेशन पावर, ये सब आता है, ठीक है, वो आप ध्यान देना। तो आपका रिवीजन लेक्चर ख़त्म हो गए हैं सारे, ठीक है, हर टॉपिक क्लियर है, एंड कोशिश करिए मैंने इसको शॉर्ट टाइम में और सारे टॉपिक्स में कवर भी करूं ऐसे बनाने की। सो आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है एंड जिसको इसकी ज़रूरत है आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मे बी लास्ट टाइम पे जो पढ़ना चाह रहा है, समझना चाह रहा है थोड़ी सी फिजिक्स 10th की, सो उसको कुछ हेल्प मिलेगी, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कर सकते हैं। कमेंट करना अपना फीडबैक, पूरी सीरीज़ के बारे में प्लीज़ अपना फीडबैक प्लीज़ कमेंट करना, कैसी थी ये सीरीज़, क्या थोड़ा सा कमी थी या क्या आपको हेल्प मिला इससे। ठीक है, पास्ट ईयर पेपर भी डालने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।